हेलो एस्पिरेंट्स। अनलॉक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे सेशन 6 में 10 सितंबर 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रश्न 51 है, स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई थी उसको जीता है? जेकब वर्डलगे, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू। इसका सही आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने स्विट्जरलैंड में होने वाली ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 को जीता है। और इसको जीतने के साथ ही इनको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। कहाँ के लिए? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में होने वाली है। नीरज चोपड़ा सेकंड इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड जीता है। ओलंपिक में इंडिविजुअली गोल्ड जीतने वाले सेकंड भारतीय हैं। पहले थे अभिनव बिंद्रा जिन्हें शूटिंग में गोल्ड मिला था। नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो में इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 52, किस पूर्व भारतीय सेना नौसेना प्रमुख को सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमिलंग या मेधावी सेवा पदक, जिसको मेरिटोरियस सर्विस मेडल बोलते हैं मिलिट्री का, वो दिया गया है अभी हाल ही में? करमबीर सिंह, सुनील लांबा, रोबिन के धवन, आर हरिकुमार। आर हरिकुमार अभी हमारे प्रेजेंट नेवी चीफ हैं। प्रेजेंट नेवी चीफ हैं। तो इसका सही आंसर है सुनील लांबा, जो कि हमारे पहले भूतपूर्व नौसेना प्रमुख रहे थे। आर हरिकुमार से पहले करमबीर सिंह जी थे। उससे पहले सुनील लांबा थे और उसके पहले रोबिन के धवन थे। सुनील लांबा को ये सिंगापुर का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट हलीमा याकोब ने ये पुरस्कार एडमिरल सुनील लांबा को प्रदान किया है, जिसमें इन्होंने द्विपक्षीय रूप से दोनों देशों के बीच में जो रक्षा क्षेत्र में रिलेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 2017 में एडमिरल सुनील लांबा जब नौसेना प्रमुख थे तो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था सिंगापुर और इंडिया के बीच में नेवी कोऑपरेशन के लिए, वो इन्हीं के कार्यकाल के समय हुआ था। और उसी समय 2019 में सिटमैक्स एक्सरसाइज शुरू हुई थी। सिटमैक्स जो कि सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड की ट्राइलेटरल नेवी एक्सरसाइज है, ये इन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुई थी, इसीलिए इन्हें सिंगापुर का प्रतिष्ठित मेरिटोरियस मेडल मिला है, सर्विस मेडल। बोनस मेटर बोनस मार्क्स में आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। डब्ल्यूएचओ और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, जो कि एरविन रिंगेल और नॉर्मन फेयरवेरो ने 1960 में शुरू किया था, डब्ल्यूएचओ और आईएएसपी मिलके इसे ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को 10 सितंबर को हर साल। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार हर 40 सेकंड में एक सुसाइड घटित होता है दुनिया में, और इसे रोकने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 75% जो केसेज होते हैं वो मिडिल और लो इनकम कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत का कब तक का टारगेट है टीबी एलिमिनेशन का इंडिया में? ये है 2025। इसका सही आंसर है 2025। 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट है। और वैश्विक जो टारगेट है, भारत का टारगेट है एलिमिनेट करने का टीबी का 2025 तक, और वैश्विक जो टारगेट है वो है 2030 तक। भारत ने अपने टारगेट को 5 साल आगे ही रखा है और आशा है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। टीबी पेशेंट की बात करें तो निक्षय पोर्टल में जो इस बार शुरू किया गया है वो है टीबी पेशेंट्स को एडॉप्शन करने का प्रोग्राम। कि टीबी पेशेंट्स का जो एडॉप्शन है उसको बढ़ाया जाए, चाहे चाहे वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हो, या किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा हो। टीबी पेशेंट्स का एडॉप्शन बढ़ाया जाए, अवेयरनेस बढ़े, कम्युनिटी सपोर्ट मिले, इन्हें निक्षय मित्र की उपाधि दी जाएगी। निक्षय पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। टीबी को क्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग, और इसी के लिए निक्षय पोर्टल लॉन्च किया गया था पहले। अब निक्षय पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया है बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। वर्ल्ड टीबी डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को। इसी से रिलेटेड मलेरिया की बात करते हैं।
टीबी का जो एलिमिनेशन का भारत का टारगेट है वो है 2025, और मलेरिया एलिमिनेशन का जो टारगेट है वो है 2030 तक। 2030 तक मलेरिया को एलिमिनेट करना है भारत से। 2021 में जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट किसने निकाली थी? ये रिपोर्ट निकाली थी डब्ल्यूएचओ ने। 2021 में रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया था कि दुनिया के जो 11 हाईएस्ट बर्डन कंट्रीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस आते हैं, उनमें से एक भारत भी है। और इन 11 कंट्रीज में से 2021 में केवल भारत ने ही, ओनली इंडिया रजिस्टर्ड प्रोग्रेस, भारत में ही कुछ प्रोग्रेस दिखाई दी टीबी एलिमिनेशन को लेके। 2019 से 2020 के बीच में भारत में 50% मलेरिया के केसेस कम हुए हैं, 50% मलेरिया केसेस कम हुए हैं। 2016 में केंद्र सरकार ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन शुरू किया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी 26 लो ट्रांसमिशन स्टेट हैं, जिनमें कम या ज्यादा मीडियम या लो टीबी के केसेज हैं, उनको 2022 तक खत्म की एलिमिनेट किया जाए, और 2024 तक हम उस डेडलाइन में पहुंच सके जहां एक केस पर 1000 पीपल ही हो, और 2027 तक मलेरिया फ्री कंट्री का जो सपना है वो पूरा हो, और 2030 तक फाइनली मलेरिया फ्री का जो स्टेटस है, मलेरिया फ्री कंट्री का स्टेटस हम उसको बरकरार रख पाए 2030 और 2030 के भी बियॉन्ड। वर्ल्ड मलेरिया डे की बात की जाए तो वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे की 2022 की थीम थी हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ। मलेरिया डिजीज का बर्डन कम करना है और जीवन को बचाना है, किसके तहत? इनोवेशन को बढ़ावा देके। इनोवेशन को बढ़ावा देके, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देके। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के नए उच्चायुक्त, न्यू यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टिना जॉर्जिवा, मिशेल बेचलेट, एंटोनियो गुटेरेस, वोल्कर टर्क। इसका सही आंसर है वोल्कर टर्क। वोल्कर टर्क को अभी हाल ही में यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बनाया गया है। इससे पहले जो यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स थी वो थी मिशेल बेचलेट, जिनका कार्यकाल अभी 31 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया। ये है मिशेल बेचलेट, जो कि यूएन ह्यूमन राइट कमिश्नर थी अभी तक। अब जिन्हें बनाया गया है वो है वोल्कर टर्क, जो कि ऑस्ट्रिया से आते हैं। इन्हें यूएन हाई कमिश्नर ह्यूमन राइट्स बनाया गया है। इन्हें अपॉइंट करते हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि यूएन के चीफ हैं, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसे अप्रूव करेगी। क्रिस्टिना जॉर्जिवा की बात की जाए, ये हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली थी। प्रेसिडेंट मीटिंग हुई थी इनके साथ, प्रेसिडेंट के साथ। और ये आईएमएफ की एमडी हैं। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो ये 1993 में स्थापित हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। मिशेल बेचलेट, जो कि 31 अगस्त को हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स से रिटायर हो गई, अपने कार्यकाल के लास्ट दिन इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जो कि जिसमें चाइना को एक्यूज किया गया था कि चाइना अपने जिंगजियांग रीजन में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है, और ये उइगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। इस रिपोर्ट पर हमने डिटेल डिस्कशन किया है, जो कि आपको हमारी अनलॉक वर्ल्ड अफेयर सीरीज में मिल जाएगा। इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 55 है, हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी जारी हुई है 2021-22 के लिए, उसमें भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? 191 कंट्रीज को रैंक किया गया है जिसमें। इसका सही आंसर है 132। 132वें स्थान में भारत रहा है। 2020 में भारत 131वें स्थान पर था। इस बार 2022 में 21-22 में 132वें स्थान पर है। यूएनडीपी ये रिपोर्ट निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22। ये वो रिपोर्ट है जिसकी थीम रखी गई है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग अवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। कोविड के बाद से माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अनसर्टेनिटी है सब जगह, अनसर्टेन टाइम्स है, लाइफ अनसर्टेन्ड है, और ऐसे में हम शेप करें अपने फ्यूचर को इस ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड में। ये थीम रखी गई है। भारत को 191 देशों में 132वें स्थान पर रखा गया है, और इंडिया का जो एचडीआई वैल्यू है 0.633, इंडिया को एचडीआई वैल्यू प्राप्त हुआ है, जो कि ग्लोबल एवरेज से कम है, जो कि 0.732 है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये 1990 से ईयरली निकाली जाती है हर साल। एक्सेप्शन है 2012 का ईयर, 2012 में ये रिपोर्ट नहीं निकाली गई थी। उसके अलावा 1990 से एनुअली निकाली जाती है। 1990 में महबूब उल हक, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, और अमर्त्य सेन, जो कि इंडियन अर्थशास्त्री हैं, इनके सम्मिलित प्रयास से एचडीआर को विकसित किया गया था।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें तीन चीजों पे गौर किया जाता है। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है किसी व्यक्ति की। उसकी नॉलेज, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग दोनों देखी जाती है। और ग्रोस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय, जो कि पर कैपिटा के रूप में नापी जाती है, उस हिसाब से एसडीआई वैल्यू निकाली जाती है, हर देश की अलग अलग, और उसी हिसाब से फिर रैंकिंग दी जाती है। अगले प्रश्न में चलें। प्रश्न 56 है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट, जो कि अभी एसडीआई रिपोर्ट है, जिसकी हमने अभी चर्चा की, इसमें प्रथम स्थान किस देश को दिया गया है। भारत को मिला है 132वां स्थान। प्रथम स्थान किस देश को मिला है, तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग में से स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, नॉर्वे को सेकंड, आइसलैंड को थर्ड और हांगकांग को फोर्थ, और फिफ्थ स्थान प्राप्त हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। 2020 में इंडिया का स्थान 131वां था, पर इस बार 2022 में इंडिया को 21 में 132वां स्थान मिला है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, नॉर्वे सेकंड पे, आइसलैंड थर्ड पे, हांगकांग फोर्थ पे। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो श्रीलंका को 73वां स्थान मिला है, भूटान को 127, चाइना को 79 स्थान पर रखा गया है, बांग्लादेश को 129वें स्थान पर, नेपाल को 143 और पाकिस्तान को 161। इंडिया से नीचे दो ही देश हैं हमारे पड़ोसी देशों में, जो कि एक पाकिस्तान है 161वें स्थान पर, और नेपाल है 143वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचयन योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने भी ये स्कीम शुरू की है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। 2022-23 से लेकर 2026-27 तक ये स्कीम चलेगी। ये उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम है, छाता स्कीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया डिस्ट्रिक्ट में किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध गया जी बांध को उद्घाटन किया है। गंडक नदी, फाल्गु रिवर, सोन नदी, बूढ़ी गंडक नदी। इसका सही आंसर है फाल्गु नदी। फाल्गु नदी पर गया जी बांध का निर्माण किया गया है गया डिस्ट्रिक्ट में, जिस पर सबसे लंबा रबर बांध बनाया गया है भारत का। ये आप देख रहे हैं फाल्गु रिवर है, जो कि गंगा रिवर में जाके मिलती है, और यहीं पर गया डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर निकलती है, फाल्गु रिवर। इसको निरंजना नदी भी बोलते हैं। गया डिस्ट्रिक्ट में है ये, बिहार में, और हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में पवित्र मानी गई है। यहीं पर विष्णुपाद मंदिर है, और यहीं पे बोध गया, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्थान है, यहीं पर है। यहीं पर भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तपस्या करते हुए। और पृथ्वी शो जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वे भी बोध गया से ही आते हैं, बोध गया में इनका जन्म हुआ था। 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया इलेक्ट्रिक फ्रेट के लिए शुरू किया गया है, जो कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलेटर के रूप में काम करेगा। किसने लॉन्च किया है इसे, ई फास्ट इंडिया को? राजमार्ग मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग। इसका सही आंसर है नीति विभाग। नीति विभाग ने हाल ही में ई फास्ट इंडिया को लॉन्च किया। नीति नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, WRI के साथ मिलकर ई फास्ट इंडिया शुरू किया गया, जिसमें मेनली जो फ्रेट कॉरिडोर है हमारा, जहाँ से मालगाड़ी निकलती है, फ्रेट कॉरिडोर बोला जाता है, इसे इलेक्ट्रीफाई करने की बात की गई है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सामान को इधर से इधर ले जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, इसे कम किया जा सके, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके, और लॉजिस्टिक कॉस्ट जब हमारी कम होगी, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कंपेटिटिव बन जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, और फाइनली जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो फाइनली जीडीपी बढ़ेगी। तो ये किया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम किया जा सके, इलेक्ट्रीफाई किया जा सके, टाइम पे सामान पहुंचाया जा सके। फ्रेट कॉरिडोर को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए ई फास्ट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इस तरह से आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है। आज के करंट अफेयर्स में 10 तारीख में इतने ही क्वेश्चन थे। बहुत बहुत धन्यवाद।